हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स बी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की क्लास में फिर से लेकर आया हूं मैं एक प्रीवियस ईयर अप्लाइड मैथमेटिक्स सीयूटी का पेपर। आप लोगों को पता है कि जो सीयूटी के अप्लाइड मैथ्स के पेपर है प्रीवियस ईयर के मैथमेटिक्स के, आपको ढेर सारे पब्लिशर मिल जाएंगे जो अप्लाइड मैथ जो सिर्फ कोर मैथमेटिक्स का पेपर आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स का पेपर अभी तक हमें नहीं मिला है, किसी भी बुक में नहीं मिला है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स थे उनसे कनेक्ट करके उनसे आप लोगों के लिए पेपर मंगवाने की। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि 8-9 महीने लगभग हो चुके हैं, अगस्त में उन्होंने लास्ट पेपर दिए थे अपने, और अब अप्रैल चल रहा है। अक्सर हम लोग डिवाइस चेंज करते रहते हैं, तो बहुत से बच्चों के पेपर जो है वो डिलीट हो गए इस चक्कर में, कुछ को मिल नहीं रहे हैं। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स पेपर सेंड कर रहे हैं, कईयों ने सेंड किए हैं, लेकिन जो मैं पेपर ऑलरेडी करा चुका हूँ उसी डेट के 2-3 बच्चों ने सेंड किए हैं, और जो आज हम पेपर करने वाले हैं इस डेट के भी 2-3 बच्चों ने सेंड किए हैं। तो मैं सबसे पहले तो उन बच्चों को थैंक्स कहना चाहूँगा जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, और वो अपने पेपर भेजकर इस साल के स्टूडेंट्स के लिए हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि अप्लाइड मैथमेटिक्स का कंटेंट मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। और मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ 2 पेपर शेयर कर चुका हूँ। एक पेपर एनटीए का, वो तो सभी के पास है, एनटीए ने अपलोड कर रखा था अपनी साइट पर, तो वो सभी ने डाउनलोड कर लिया था और वो हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया था। उसके अलावा एक पेपर मैंने अभी पिछले 2-3 दिन पहले एक वीडियो प्रोवाइड की थी। एक पेपर एक स्टूडेंट ने जब वहाँ पर पेपर भेजा था तो मैंने वो पेपर आपको सॉल्व करा दिया। और आज की जो क्लास है उसमें हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं। 30 अगस्त का पेपर है ये, स्लॉट 1। ठीक है, तो आज ये पेपर हम डिस्कस करेंगे, ताकि प्रीवियस ईयर के पेपर करने का फायदा ये रहता है, क्योंकि सीयूटी आप सेकंड टाइम दे रहे हो, मतलब टोटल सेकंड टाइम हो रहा है, आप लोग तो फर्स्ट टाइम दे रहे हो। तो प्रीवियस ईयर के पेपर से हमें थोड़ा हेल्प मिलती है कि किस तरह के पेपर, किस तरह का पेपर आ सकता है, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसकी तैयारी हम उसी हिसाब से आगे अपनी कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ये वाला पेपर। अब इसमें सबसे पहले अगर आप सेक्शन ए में चलेंगे हम, तो सेक्शन ए के अंदर वही आपके पास कंपलसरी सेक्शन होता है। उस कंपलसरी सेक्शन में आपको 15 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको उसमें छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है उस पर हम चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये मैट्रिसेस का क्वेश्चन है। कह रहा है कि पी क्यू आर एस 4 मैट्रिक्स हैं, उनका ऑर्डर आपको ये दे रखा है। ठीक है, ये पी का ऑर्डर है, ये क्यू का ऑर्डर है, ये आर का ऑर्डर है, और ये एस का ऑर्डर है। द रिस्ट्रिक्शन ऑन के एम एंड एन सो दैट पी क्यू प्लस आर एस इज डिफाइंड। पी क्यू और आर एस का सम अगर आप डिफाइन करते हैं, डिफाइन का मतलब है कि मतलब वो अगर पॉसिबल है कि नहीं है। तो पहले पी और क्यू को देखो, पी और क्यू दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पी और क्यू दोनों मल्टीप्लाई तब हो सकते हैं जब यहाँ से एम और के दोनों बराबर हो। एक हमारे पास रिजल्ट आ गया कि एम के बराबर होना चाहिए। आर और एस दोनों मल्टीप्लाई अगर करोगे तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो आर एस तो मल्टीप्लाई हो ही सकता है। मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप पी और क्यू का ऑर्डर देखोगे, तो पी और क्यू का ऑर्डर क्या बन रहा है? ऑर्डर बनेगा यहाँ से रो और यहाँ से कॉलम, 2/n। आर और एस का ऑर्डर क्या बनेगा? आर और एस का ऑर्डर बनेगा m/3। अब दो मैट्रिक्स आपस में आप ऐड तभी कर सकते हो जब उन दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो पी क्यू और आर एस का अगर हम ऑर्डर देखेंगे वो सेम होगा, तभी आपस में वो ऐड कर सकते हैं। यानी यहाँ से m की वैल्यू 2 आएगी और n की वैल्यू यहाँ से 3 आएगी। m और k दोनों बराबर थे, तो इसका मतलब k की वैल्यू भी 2 है। अब यहाँ से जो पॉसिबिलिटी आपको यहाँ दे रखी है, देखो m की वैल्यू आपको 3 दे रखी है, ये तो नहीं होगा। m और n दोनों बराबर हैं, नहीं, ये भी नहीं है। m और k दोनों बराबर हैं, n इज आर्बिट्रेरी। लेकिन इसमें दूसरी कंडीशन नहीं है, m और k दोनों की वैल्यू 2 होगी और n की वैल्यू 3 होगी। तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है आपका वो बनेगा। फोर्थ ऑप्शन किस में है? वो आपको डी में दे रखा है। तो जो फर्स्ट है उसका आंसर होगा हमारा डी। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस इज रिटन इन द मैट्रिक्स फॉर्म। अब ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है इसको आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। अब मैट्रिक्स फॉर्म में नॉर्मली हम कैसे लिखते हैं? हम यहाँ से कोफिशिएंट लेते हैं 3, यहाँ से लेते हैं 4, यहाँ से लेते हैं 6, यहाँ से लेते हैं 7, और यहाँ पर हम लिखेंगे वेरिएबल x एंड y। लेकिन आपको यहाँ पर देखो 3, 4, 6, 7 तो दे रखा है, लेकिन x y रो में दे रखा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर ये कॉलम में है लेकिन ये उल्टे कर रखे हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। एक्स वाई यहाँ पर पहले दे रखा है आपको कॉलम में, बाद में ये 3, 4, 6, 7 दे रखा है। तो यहाँ से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लाई बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसका ऑर्डर है आपके पास 2/1 और इसका ऑर्डर है 2/2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो इक्वेशन नहीं बनेगी, तो ये भी नहीं होगा। तो चौथे ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, x को 3 से, 4 को y से, तो बन जाएगा 3x + 4y। यहाँ से पहला एलिमेंट हमें 5 मिलेगा, दूसरा बनेगा 6x + 7y,
6x प्लस 7y इक्वल्स टू -8, तो यानी यही ऑप्शन हमारा आएगा। तो हमारी वैल्यू आएगी डी। ठीक है, डी पे आपको 4 दे रखा है, ऑप्शन बनेगा हमारा इसमें डी। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है यहाँ पर कि ये आपको मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, ये मैट्रिक्स दे रखी है ए डी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 3 से करना है, इसको 3 से करना है, और फिर आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लिया हमने, यहाँ से आ गया 2a 2d 2b एंड 2। ठीक है, इधर से आ गया आपके पास 3 -3 0 एंड 6। इधर मल्टीप्लाई करोगे 9 15 12 एंड 18। अब यहाँ पर जो पहले ये दो 2a प्लस 3 है, इसको आपस में ऐड करोगे तो ये 9 के बराबर होगा। तो 2a प्लस 3 इक्वल्स टू 9, यानी 2a की वैल्यू आ गई 6 और a की वैल्यू आ गई 3। यहाँ से करोगे 2d माइनस 3 इज इक्वल्स टू 15। अब ये -3 है, -3 को आप उस साइड ले जाओ, प्लस हो जाएगा, तो 2d आ जाएगा आपके पास 18 और d की वैल्यू आ जाएगी 9। उसके बाद यहाँ से 2b प्लस 0 इज इक्वल्स टू 12, सीधा मैं ये लिख देता हूँ। तो b की वैल्यू आ गई 6, 2c प्लस 6 इक्वल्स टू 18, तो 2c इक्वल्स टू 12 और c की वैल्यू आ गई 6। तो आपके पास सारी वैल्यू आ चुकी है, उसको वहां पर पुट करेंगे a प्लस बी माइनस सी और माइनस डी। इसका मोड निकालना है, 6 और 3 9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, -6 का मोड करेंगे +6 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है +6 3। ठीक है, अब ये 3 कहाँ पर दे रखा है आपको, सी पे, तो यहाँ ये हमारा ऑप्शन, सॉरी 6 1 2 3 4 1 2 3 4, तीसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पर, सी पर है, तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका सी। ठीक है, बड़े कंफ्यूजिंग तरीके से दे रखा है, सीधी सीधी वैल्यू दे देता, ए बी सी, काम खत्म। ऑप्शन बना हमारा यहाँ पर सी। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4th क्वेश्चन में कह रहा है कि ये आपको एक फंक्शन दिया हुआ है और आपको इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू बतानी। यहाँ पर भी आपको ऐसे दे रखा है 1 2 3 4 1 2 3 4 ए बी सी। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए या मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, हम मिनिमम या मैक्सिमम ये पूछ रहा है आपसे, तो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आ जाएंगे, और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा। अब x की पावर 1 अपॉन एक्स है, x की पावर 1 अपॉन एक्स में आप डिफरेंशिएशन यूज करो x की पावर x का। x की पावर x का डेरिवेटिव होता है x की पावर x इंटू में 1 प्लस लॉग x, ये इसका डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसका डेरिवेटिव फॉलो करेंगे इसमें, तो x की पावर 1 बाय एक्स आ जाएगा 1 प्लस लॉग, यहाँ पर इस x की जगह पर ये जो पावर में 1 बाय एक्स है, ये वाला x ना यहाँ पर ये होता है, पावर वाला होता है, तो इधर आएगा ये 1 बाय एक्स और डिवाइडेड बाय क्यों आएगा, क्योंकि जो 1 अपॉन एक्स है, चेन रूल लगाना है ना प्रॉपर हमें, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, तो माइनस का साइन लगा दो और एक्स स्क्वायर यहाँ ले। ठीक है, अब यहाँ से जो log 1 अपॉन एक्स है, इसमें log की प्रॉपर्टी लगाकर आप इसको ऐसे लिख दो, log 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू है ये माइनस लॉग एक्स के बराबर होगी, क्योंकि log में अगर आप आर्ग्यूमेंट को ऊपर लेके जाते हो तो वहां पर जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। तो ये बनेगा आपके पास माइनस एक्स की पावर 1 बाय एक्स 1 माइनस लॉग एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 2। तो ये आ गया हमारे पास डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव करने के बाद इसको जब 0 के बराबर आप पुट करोगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, इसको अगर मैं 0 के बराबर पुट करता हूं तो ये वाली टर्म तो इधर जाके 0 हो जाएगी, और ये x की पावर 1 अपॉन एक्स ये 0 के बराबर होगा, इधर से 1 माइनस लॉग एक्स ये 0 के बराबर होगा। x की पावर 1 बाय एक्स 0 के बराबर हो ही नहीं सकता, किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। ठीक है, ये x की पावर 1 अपॉन एक्स 0 के बराबर कहीं पर भी नहीं होगा, कोई भी वैल्यू पर नहीं होगा, तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू मिलेगी, अगर आप log x को उधर लेके जाते हो तो 1 इक्वल्स टू लॉग एक्स, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, ये आ जाएगी e, क्योंकि log e की जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है। तो यानी क्रिटिकल पॉइंट आपको मिला, एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला e। तो हमें चेक करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव पे जाने की जरूरत नहीं है कि इस पर मिनिमम आएगी या मैक्सिमम आएगी, जो भी वैल्यू आनी है वो इसी पर ही आएगी। हाँ, पर हमें ये चेक करना पड़ेगा कि मिनिमम है या मैक्सिमम है, क्योंकि यहाँ मिनिमम मैक्सिमम दोनों चीज पूछी हुई है। तो मिनिमम या मैक्सिमम फाइंड करने के लिए हम निकालते हैं इसका सेकंड डेरिवेटिव।
अभी यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा सेकंड डेरिवेटिव के हिसाब से हम चलेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है। अगर यहाँ पर ये मिनिमम मैक्सिमम का पंगा नहीं दे रखा होता, 4 डिफरेंट वैल्यू दे रखी होती, तो हम क्या करते, सीधा ये जो वैल्यू है ना इसको यहाँ पर पुट कर देते, ये आ जाता ई की पावर 1/e। यानी जो भी वैल्यू आनी है, मिनिमम आनी है या मैक्सिमम आनी है, वो ई की पावर 1/e आनी, यानी या तो आंसर इसमें से होगा या फिर आंसर इसमें से होगा। इन दोनों में से हमारा एक आंसर होगा। अब यहाँ पर मिनिमम कह रहा है, यहाँ मैक्सिमम कह रहा है। ये चेक करने के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव बस चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास आएगा। यहाँ पर देखो ये माइनस है, इस माइनस को अगर मैं यहाँ रखता हूँ और बाकी मैं इसको सारे को सॉल्व करता हूँ, अभी सारे को सॉल्व करने का मतलब है यहाँ पर लगेगा क्वोशेंट। अब इसको आपको पूरे को सॉल्व करोगे तो जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी, बाहर या नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो जो आंसर आएगा ना आपका, ये नेगेटिव ही आएगा। और नेगेटिव आने की वजह से जो वैल्यू आएगी वो आपकी मैक्सिमम आएगी। तो यानी यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका सेकंड ऑप्शन बनेगा। सेकंड ऑप्शन किस में, बी में है, तो हमारा ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये फंक्शन आपको दे रखा है। अब यहाँ भी आपसे लोकल मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो हमने इसका डेरिवेटिव करा। डेरिवेटिव करेंगे 5x की पावर 4 और 20x की पावर 3 प्लस 15x²। क्या आ गया? अब इसको 0 के बराबर आप पुट करोगे, यहाँ से देखो 5 कॉमन निकाल दो, x² भी कॉमन निकाल दो, यहाँ x की पावर 2 रह गया, यहाँ 4x प्लस में 3, इसको 0 के बराबर पुट करते हैं। तो यहाँ से एक तो आ गया आपके पास, x² को 0 के बराबर पुट करेंगे, एक इसको करेंगे, 5 तो उधर जाके 0 हो ही जाएगा, वो तो कांस्टेंट वैल्यू है। और इसके फैक्टर करेंगे तो x-3 और x-1, x की वैल्यू 3 आ गई और x की वैल्यू 1 आ गई। तो हमारे पास x की 3 वैल्यू आई है, 0 आई है, यहाँ से 0 आ जाएगी, यहाँ से 3 आएगी और यहाँ से 1 आएगी। अब यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस में से आपको चेक करना है कि मैक्सिमा या मिनिमा। यहाँ कह रहा है लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू 1, तो 1 पर ये लोकल मैक्सिमा होगा या नहीं होगा। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस आपको दे रखे ना, उसमें ए सभी में दे रखा है, यानी ए तो ठीक है, ये लोकल मैक्सिमा 1 पर तो होगी होगी, तो इस पे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये लोकल मैक्सिमा इस पर है, क्योंकि ऑप्शन 1 सभी के अंदर आ रहा है, तो वो तो हमारा आंसर हो गई होगा। तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ जो सेकंड वाला पॉइंट है बी, अगर लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज 0, इसकी जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, वैल्यू पूछ रहा है ये, पॉइंट नहीं, लोकल मैक्सिमम वैल्यू इसकी 0 होगी या नहीं होगी, वो चेक करेंगे। एक तो इसको हम बाद में चेक करते हैं। ठीक है, लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू 3, जो 3 आपको दिया हुआ है, इस पर मिनिमम वैल्यू आ रही है नहीं आ रही है, ये चेक कर लेते हैं। उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव निकालना ही पड़ेगा। 5 4 20 x³ माइनस 60x² प्लस 30x, यहाँ से आप 20x कॉमन निकाल दो, यहाँ रहेगा x² माइनस 3x प्लस 20 तो नहीं आएगा, 10 आएगा कॉमन, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 3। अब यहाँ पर अगर आप 3 पुट करोगे, f' 3 पुट करोगे, तो ये 10 3 जा 30, यहाँ पर 3 3 9, 9 2 जा 18, 6 3 जा 18 प्लस 3, तो ये कैंसिल। तो नेगेटिव वैल्यू कोई नहीं आ रही, सारी पॉजिटिव वैल्यू आ गई। ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है लोकल मिनिमा, तो 3 पर मिनिमम वैल्यू आ रही है, तो यानी ये वाला ऑप्शन भी हमारा ठीक है। तो सी हमारा इसमें भी है, सी हमारा इसमें भी है, सी इसमें भी है, यानी ये ऑप्शन तो हमारा खत्म हो गया। और लोकल मिनिमम वैल्यू कह रहा है -28 है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज x इक्वल्स टू 1, 1 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ऐसा ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, ऐसा ये पूछ रहा है कि, लेकिन जो 1 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो है नहीं, 1 तो हमारे पास लोकल मैक्सिमा आ रहा है, तो मतलब ये जो डी ई ऑप्शन है ना, ये भी हमारे आंसर में नहीं होना चाहिए, तो ये भी हमारे आंसर में नहीं। इन दोनों में से हमारा एक आंसर है। अब यहाँ से हम चेक करते हैं कि देखो हमारा ए पॉइंट ठीक हो गया, सी पॉइंट ठीक हो गया, बी पॉइंट को चेक करो कि बी हमारा मैक्सिमम वैल्यू 0 आ रही है नहीं आ रही है। अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू हमारी इस पर आ रही है, इस वैल्यू को हम रख के यहाँ पर देख लेते हैं कि ये 0 के बराबर आता है या नहीं आता। ठीक है, एफ एक्स में पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए 1 पुट करते हैं, तो ये 1 आ गया, यहाँ पर ये -5 हो गया, ये +5 हो गया, ये -1, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो यस, मैक्सिमम वैल्यू हमारी 0 आ रही है। लोकल मैक्सिमम पॉइंट तो 1 है और उससे जो वैल्यू निकालेंगे वो 0 आ रही है, मतलब हमारा ये वाला ऑप्शन भी ठीक है, बी भी हमारा ठीक है। तो ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है। अब रह गया डी। डी ये कह रहा है मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू हमारी किस पर निकली है, मिनिमम वैल्यू निकली है 3 पर। तो 3 पर यहाँ पर रख के देखो कि वैल्यू आपकी मिनिमम आती है या नहीं आती है। मिनिमम वैल्यू कितनी
-28 आ रही है, नहीं आ रही है। तो यहाँ पर 3 की पावर 5 -5 इंटू में 3 की पावर 4, 5 इंटू में 3 की पावर 3 -1। तो 3 की पावर 5 कितना हो गया, 243। 81 को 5 से करेंगे, 5 5 अट्ठे 40। यहाँ पर आ गया 27, 27 को 5 से, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 2, 10 और 3 13 और -1। अब देखो प्लस वाली वैल्यू ये दोनों है, 5 और 3 8, 4 3 7, 2 और 1 3, और ये आ गया 406। माइनस करोगे 16 -8 8, 9 -7 2, तो ये आ रही है -28, यानी मिनिमम वैल्यू -28 आ रही है। तो डी भी ठीक है, यानी यही वाला ऑप्शन आएगा। इसमें डी दे नहीं रखा था, तो ये ऑप्शन आएगा 3, और 3 ऑप्शन आएगा हमारा सी में। ऑप्शन बनेगा हमारा इसका सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ इसके ये ऑप्शन है ए बी सी डी, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ये हमारे पास लिस्ट 1 है, ये लिस्ट 2 है। अब इसमें से आपको सबसे पहले, जब भी मैच द कॉलम आपको करने होते हैं, जो आपको इसमें सबसे आसान लग रहा है पहले उसको मैच करो। अब इसमें मेरे ख्याल सबसे आसान ये वाला रहेगा। ठीक है, बी वाला रहेगा, क्योंकि एफ एक्स आपको ये दे रखा है और एफ डबल डेरिवेटिव करके उसमें 1 पुट करना है। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे अगर हम, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, और +1 का तो 0 हो गया। अब इसका जब दोबारा आप डेरिवेटिव करोगे, तो ये जो 1/2 है, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, आपको डेरिवेटिव करना है 1/√x। 1/√x का मतलब हो गया x की पावर -12। x की पावर -12 का डेरिवेटिव करोगे तो -12 आगे आ जाएगा, और x की पावर एक कम करोगे तो -3/2, यानी ये बन जाएगा -1/4 x की पावर 3/2। अब इसमें आप पुट करोगे 1, तो यहाँ पर 1 पुट करने पर ये तो 1 ही हो जाएगा सारा। ये आंसर बनेगा -1/4। तो बी का जो कॉलम मैच करेगा वो करेगा 4 के साथ। अब देखो यहाँ पर बी 4 के साथ कहाँ कहाँ मैच कर रहा है, बी 4 के साथ सिर्फ यहाँ पर मैच कर रहा है। ठीक है, बस एक ही जगह मैच कर रहा है, तो यही हमारा आंसर होना चाहिए। बस फाइनल आंसर करने से पहले एक बार और अच्छी तरह कैलकुलेशन चेक कर लो, क्योंकि बी 4 और कहीं पर भी नहीं है। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक होना चाहिए। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है। फिर हमने 1/2 को ऐसे कैसे रखा, रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर -12 हो गया, नीचे अगर दे रखा है तो। अब -12 का डेरिवेटिव करोगे, -12 आगे आएगा, एक्स की पावर एक कम करोगे तो -3/2 जाएगा, और ये 1/2 1/2 -1/4, और एक्स की पावर तो कितनी भी आए वो तो 1 ही रहना। तो हम एक बार और क्रॉस चेक कर लिया, हमारा आंसर ठीक है। तो हमें सारा कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से देखो आपके पास ये 3 है, 3 कहाँ पर है, सी पर, तो हमारा इसका ऑप्शन बनेगा सी। तो इस तरह से सिर्फ एक से ही चेक करने से आपको आपकी वैल्यू मिल गई। तो इसलिए स्मार्टली यूज करना टाइम को और क्वेश्चंस को। मैच द कॉलम वालों में हमेशा उससे जाओ जो सबको सबसे आसान आपको लगता है। अब चलते हैं हम ये एरिया, एरिया इनक्लोज बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ये पैराबोला होता है। कौन सा पैराबोला होता है, ये पैराबोला होता है आपका ये वाला। ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट होता है आपके पास, ये पॉइंट होता है ए। आपको इन दोनों से जो एरिया इनक्लोज हो रहा है वो बताना है, यानी ये वाला एरिया आपको बताना है पूरा। तो हम सिर्फ ये वाला ऊपर वाला एरिया निकालेंगे और उसका डबल कर देंगे। अब ये ऊपर वाला एरिया निकालने के लिमिट यहाँ से आएगी 0 से लेकर ए तक लिमिट होगी, 0 से ए। और जो जिस कर्व को आप बाउंड कर रहे हो, आप बाउंड कर रहे हो पैराबोला के कर्व को, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे, आएगा 2 रूट ए और रूट एक्स। तो ये आपके पास आ गया 2 रूट ए रूट एक्स। और क्योंकि हमें दो एरिया निकालने हैं, ऊपर का भी नीचे का भी, तो जो भी आंसर आएगा उसका कर देंगे डबल। तो ये 2 2 जा 4 रूट ए, ये तो आ गया कांस्टेंट। रूट एक्स का डेरिवेटिव कर इंटीग्रेशन करोगे, एक्स की पावर 3/2, यहाँ आ जाएगा 2/3, लिमिट लगा दो 0 से ए। तो ये हो गया 4 2 जा 8 रूट ए अपॉन 3, और यहाँ पर आ जाएगा ए की पावर 3/2, माइनस 0 पुट करोगे तो सारा 0 ही हो जाना है। तो ए की पावर यहाँ पर हाफ है, यहाँ पर 3/2 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 8/3, तो ये आ गया ए की पावर बन जाएगा 2। देखो यहाँ पर ऑप्शन 8/3 a², यानी इसका ऑप्शन बनेगा आपके पास ए। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको दे दिया, थोड़ा सा आपको पहचान में अगर आ रहा हो तो, ये क्वेश्चन दे दिया आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स।
तो यहाँ पर e की पावर x, जहां भी e की पावर x मल्टीप्लाई हो जाए ना, जहां भी e की पावर x मल्टीप्लाई हो रहा हो, सबसे पहले हमेशा दिमाग दौड़ाओ कि ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन है क्या। और बाय पार्ट्स में भी जो उसकी प्रॉपर्टी होती है वो वाला क्वेश्चन है नहीं है। प्रॉपर्टी के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर x को आप अलग करो, x प्लस वन का स्क्वायर, और ये e की पावर x को भी अलग लिखो। अब इसको अरेंज करके देखो, तो डिनोमिनेटर है उसके अकॉर्डिंग, डिनोमिनेटर में x प्लस वन है तो यहाँ लिखो x प्लस वन माइनस वन। तो डिनोमिनेटर है इसके साथ अलग कर दो आप, और इसके साथ अलग कर दो, डिनोमिनेटर अलग कर दिया। अब यहाँ से ये कैंसिल होगा, आ जाएगा वन अपॉन में x प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर। वो e की पावर x यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूँ बार बार, ठीक है, वो आएगा ही आएगा। तो ये वाला जो फंक्शन है इसका जब डेरिवेटिव आपको एग्जैक्ट मिल गया तो हमारा आंसर आ गया वन अपॉन में एक्स प्लस वन इंटू में e की पावर x प्लस में c। तो देखो यहाँ पर कौन सा है आपके पास, वन अपॉन में एक्स वन अपॉन में एक्स, वन कहाँ, अच्छा ये आ गया आपके पास ये वाला, यहाँ e की पावर x कर रखा है, e की पावर x इंटू में वन करेंगे तो e की पावर x आएगा। ऑप्शन बनेगा इसमें फर्स्ट, फर्स्ट मतलब ऑप्शन बनेगा आपका ए। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो वेरिएबल सेपरेबल मेथड होता है उसमें जो y वाली टर्म्स होती है उनको y के साथ लेके जाओ, तो भाई x वाली टर्म होती है उनको x के साथ लेके जाओ। तो यहाँ पर देखो dy इधर है तो y वाली टर्म को इधर लाओ, तो ये आ जाएगा वन अपॉन में वन प्लस वाई डी वाई, डी एक्स इधर चलेगा तो x प्लस वन इसके पीछे पीछे चला जाएगा, यहाँ पर दोनों को इंटीग्रेशन करेंगे तो ये लॉग में आ जाएगा लॉग वन प्लस वाई, ये भी लॉग में आ जाएगा, और जो c आएगा उसको भी आपको लॉग में ले लेना है। इनको अलग अलग, यहाँ पर लॉग को जब दोनों इकट्ठा कर दोगे, इकट्ठा करने पर x प्लस वन इंटू में c आएगा और लॉग आगे आएगा, दोनों तरफ से लॉग आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से ऑप्शन देखो आपका कौन सा बनेगा, वन प्लस वाई, और ऑप्शन आपका कौन सा बनना चाहिए, यही वाला ऑप्शन हमारा बनना चाहिए इसमें, ठीक है। ये वाला ऑप्शन में आप कहोगे सर c के साथ y प्लस वन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, c को आप जैसे मर्जी आप यूज कर लो। c की जगह मैं अगर यहाँ पर वन अपॉन सी लिख दूँ, c की जगह वन अपॉन सी लिख दूँ तो c यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो c कांस्टेंट टर्म है, तो c को आप जैसे मर्जी यूज कर सकते हो। तो आप इसमें जो ऑप्शन जाओगे, इसमें इन चारों ऑप्शन में से यही ऑप्शन हमारा बनता है, और कोई ऑप्शन हमारा इसमें नहीं, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ऑर्डर और डिग्री आपसे पूछ रहा है, लेकिन डायरेक्टली नहीं दे रखा क्वेश्चन, क्वेश्चन में थोड़ा सा उसने घुमा रखा है, हमें थोड़ा सा ट्विस्ट कर रखा है। क्या ट्विस्ट कर रखा है, इसमें डी वाई बाई डी एक्स डिनोमिनेटर में दे रखा है। अभी डी वाई बाई डी एक्स डिनोमिनेटर में से आप हटाओ, एलसीएम ले लो इस पूरे का, पूरे में डी वाई बाई डी एक्स एलसीएम आ गया। यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स ऑलरेडी है तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा y इंटू में डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस फोर इक्वल्स टू फाइव। ये डी वाई बाई डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाओ, तो y डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस फोर इक्वल्स टू में फाइव डी वाई बाई डी एक्स। अब निकाल दो इसका ऑर्डर और डिग्री, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है, मतलब डेरिवेटिव तो एक ही बार हो रहा है, तो ऑर्डर तो हो गया इसका वन, ऑर्डर तो हो गया इसका वन। और जहां से ऑर्डर आपका वन आ रहा है, यहाँ पर पावर वन आ रही है, यहाँ पर पावर लेकिन टू आ रही है, तो डिग्री होगी इसकी टू, ऑर्डर वन डिग्री टू। ऑप्शन बनेगा ए मतलब आंसर बनेगा इसका, आंसर बनेगा इसका फर्स्ट, फर्स्ट मतलब ए। यहाँ पर दो दो दे रखा है, ऊपर वन टू थ्री फोर करके दे रखा है, नीचे फिर ए बी सी डी दे रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पर कहता है कि डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। अब इस तरह के क्वेश्चन में हम नॉर्मली हम ऐसे करते थे कि हम इसको एक फंक्शन लेते थे, इसको एक फंक्शन लेते थे, हम इसको मान लेते थे कि ये y है, इसको मान लेते थे कि ये z है, ऐसे करते थे हम। फिर इसका डेरिवेटिव करते थे डी वाई बाई डी एक्स, थ्री एक्स स्क्वायर, फिर इसका डेरिवेटिव करते हैं डी जेड बाई डी एक्स, यहाँ से आ जाएगा टू एक्स। फिर हमें इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में करना है, यानी ये वाली टर्म ऊपर लिखनी है और ये वाली टर्म नीचे लिखनी है, यानी हमें डी वाई बाई डी जेड चाहिए। तो डी वाई बाई डी जेड निकालने के लिए हम ऐसे लिखते थे डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी जेड। तो डी वाई बाई डी जेड हमारे पास थ्री एक्स स्क्वायर है और डी जेड बाई डी एक्स हमारे पास वन अपॉन टू एक्स है, इससे कैंसिल हो गया, आंसर आ गया थ्री एक्स अपॉन में टू, ठीक है। आंसर आ गया थ्री एक्स अपॉन में टू, फोर्थ आंसर आया, फोर्थ आपको दे रखा है डी पर। लेकिन मैं कहूँगा कि आप इसको ऐसे मत करना, थोड़ा सा ही लंबा हो जाएगा। हम सीधा क्या करेंगे,
सीधा इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसको लिख देंगे 3x², और फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे 2x, इसको लिख देंगे इसके नीचे, बस ये बन गया आपका आंसर 3x/2। ये शॉर्टकट है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। जब भी इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में पूछा है, अगर इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में पूछेगा तो इसको पहले ऊपर ले लेना और इसको नीचे ले लेना, आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। अब यहाँ भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पर x प्लस एक्स वाई। जो x प्लस एक्स वाई है इसमें से आप x कॉमन निकाल दो, यहाँ से रह गया 1 प्लस वाई, ये वाली टर्म को आप उधर ले जाओ, रह जाएगा y 1 माइनस एक्स। अब देखो यहाँ पर कैसा करने के बाद वेरिएबल सेपरेबल होता है या नहीं होता है। x वाली टर्म x के साथ जा सकती है, y वाली y के साथ आ सकती है, इसको इधर ले आओ, 1 प्लस वाई अपॉन में y dy, 1 माइनस x² अपॉन में x dx। अलग अलग कर दो इसको, 1 अपॉन वाई प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ अलग अलग करोगे तो 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स, 1 अपॉन वाई आ जाएगा लॉग वाई, और ये आ गया वाई, ये आ जाएगा लॉग एक्स माइनस x²/2 प्लस में c। ऑप्शन देखो अब कौन सा आपका बनता है। तभी में y इधर दे रखा है तो y को यहाँ छोड़ के इस log y को उधर ले जाएंगे, log y माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब y इक्वल्स टू में log x माइनस x²/2 माइनस log y प्लस में c। अब ये log x और log y दोनों आपस में ना, यहाँ पर इनको इकट्ठा करोगे तो यहाँ माइनस है, माइनस का मतलब होगा कि x y को जब इकट्ठा करोगे तो ये बन जाएगा ऐसे log x अपॉन y। अब देखो ये वाला ऑप्शन आपको कहीं ना कहीं दे रखा होगा log x अपॉन वाई माइनस x²/2 प्लस में c, इसका ऑप्शन बन गया आपके पास ए। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहता है कि दो नंबर आपने सिलेक्ट करने हैं। यहाँ कहता है कि दो नंबर आपने सिलेक्ट करने हैं रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द फर्स्ट 3 पॉजिटिव इंटीजर। पहले जो 3 पॉजिटिव इंटीजर है 1, 2 और 3, इसमें से आपको कोई दो नंबर सिलेक्ट करने हैं। अब दो नंबर आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, आप सिलेक्ट कर सकते हो 1 2, या फिर 1 3, या फिर 2 1, या फिर 2 3, या फिर 3 1 और 3 2, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है उसने, आप रिपीट नहीं कर सकते नंबर को। ऐसे आपने सिलेक्ट कर लिया। अब आपसे कहता है कि x डिनोट द लार्जर ऑफ द टू इंटीजर। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो दोनों इंटीजर हमने सिलेक्ट करे ना उसमें से जो बड़े वाला इंटीजर है वो x है। अब बड़े वाला 1 तो हो नहीं सकता किसी से, 1 तो बेचारा सबसे छोटा है यहाँ पर, तो बड़ा इंटीजर या तो 2 हो सकता है या 3 हो सकता है, तो x की वैल्यू या तो 2 आएगी या 3 आएगी। यहाँ पर सभी के अंदर x की वैल्यू 2 और 3 दे रखी है, तो कोई इशू नहीं है। अब आगे कहता है कि तो उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। अब ये देखो कि x की वैल्यू अगर आप 2 लेते हो, 2 का मतलब है कि आपने ये लिया है कि 2 बड़ा वाला इंटीजर है। ऐसा यहाँ पर कितने केस में हो रहा है, 2 बड़ा यहाँ पर है, 2 बड़ा यहाँ पर है, तो 2 केस हो गए। टोटल कितने हमारे पास 6 केस बनेंगे, तो 2 अपॉन में 6 यानी 1 अपॉन 3। तो 2 की जो वैल्यू है 1 अपॉन 3 है वो आपको सिर्फ यहाँ पर ही दे रखी है, तो इसका मतलब 3 की वैल्यू 2 अपॉन 3 होगी। आप चेक भी कर सकते हो, 3 यहाँ भी बड़ा है, यहाँ भी बड़ा है, यहाँ भी बड़ा है, यहाँ भी बड़ा है, तो 4 जगह बड़ा है, 4 अपॉन 6 यानी 2 अपॉन 3। ऑप्शन बनेगा इसमें फर्स्ट मतलब ऑप्शन बनेगा इसमें आपको ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कहता है कि द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट इन 3 थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ डाई। आपने पेयर ऑफ डाई को 3 बार थ्रो किया। अब पेयर ऑफ डाई का मतलब हो गया उसमें 36 बनते हैं सैंपल स्पेस, तो आपने डबलेट को थ्रो किया। अब डबलेट उसमें कितना आता है, जब भी आप पेयर थ्रो करते हो तो डबलेट आते हैं उसमें 6, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 डबलेट आते हैं। तो P आ गया आपके पास 6 अपॉन 36 यानी 1 अपॉन 6, और Q बन गया आपके पास 5 अपॉन 6। क्योंकि ये डाइस है तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का केस है ना, अपने आप इसमें ऑटोमेटिकली क्या रिप्लेसमेंट हो रहा है, ऑटोमेटिकली रिप्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। कितनी बार थ्रो कर रहे हैं, 3 बार थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। N आपके पास 3 हो गया, P आपके पास ये आ गया, Q भी आ गया हमारे पास। अब हमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। अब डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो ये 0 0 का मतलब है कि हमने 3 बार थ्रो किया, तीनों में से एक बार भी हमारा डबलेट नहीं आया, तो इसका मतलब क्या बना 3C 0 और 1 अपॉन 6 की पावर 0, 5 अपॉन 6 की पावर 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, ये आ गया 125 अपॉन में 216। तो यहाँ पर 0 में देखो 125 अपॉन 216 सिर्फ यहीं पर ही है, सिर्फ यहीं पर ही है।
तो आंसर तो हमारा यही है। फिर भी आप चेक करना चाहते हो और इसको चेक कर लो। अगर आप 1 लोगे, 1 का मतलब आ गया 3c1, 1/6 की पावर 1 और 5/6 की पावर 2। यहाँ से 3 आ गया, इधर से 1 आ गया, इधर से 25 आ गया, नीचे 6 की पावर 1 ये, 6 की पावर ये 216, तो ये आ गया 75। तो 75/216। अगला निकालोगे ये आ जाएगा, उससे अगला निकालोगे ये आ जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका 1। 1 का मतलब ऑप्शन बनेगा आपका ए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर उस नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, एक क्वेश्चन और बताए जो कंपल्सरी सेक्शन में एलपीपी का क्वेश्चन है। कहता है द लीनियर प्रोग्रामिंग द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अटेन्ड एट द पॉइंट गिवन बाय। तो ऑप्टिमल वैल्यू हम निकालते हैं एलपीपी के क्वेश्चंस में। ऑप्टिमल वैल्यू मतलब जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालते हैं वो कहाँ पर आती है? तो वो अगर आप निकालोगे तो वो किस पर आती है? कॉर्नर पॉइंट पर आती है। कॉर्नर पॉइंट यानी 3 मतलब सी, तो इसका ऑप्शन बनेगा आपका सी। ऑप्टिमल वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, वो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको कॉर्नर पॉइंट निकालने पड़ते हैं और कॉर्नर पॉइंट से जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ये जो सेक्शन था, जो कंपल्सरी सेक्शन था। अब आते हैं हम जो अप्लाइड मैथमेटिक्स का सेक्शन है उस पर। अब यहाँ पर कहता है कि जो इसकी वैल्यू है, अप्लाइड मैथमेटिक्स का जब आप स्टार्ट करोगे ना, तो हमेशा ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर आपके पास 35 क्वेश्चन होंगे। अब 35 क्वेश्चन में आपको, जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन, अगर मेरे को ये वाला क्वेश्चन आता है, आने का मतलब ये नहीं कि मेरे को ये करना जरूरी है। मेरे को साथ ही साथ ये भी सोचना है कि ये क्वेश्चन अगर मैं करने बैठता हूँ तो ये क्या ज़्यादा टाइम टेकिंग तो नहीं है। अगर ये ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन होगा तो इसको अभी फिलहाल छोड़ दो, बाद में देखेंगे। अगर हमारे 25 क्वेश्चन पूरे नहीं हुए तो फिर हम इसको कर लेंगे। मैं 35 में से 25 करने, अगर हमारे 25 क्वेश्चन हम छोटे छोटे यहाँ से पिक करने की कोशिश करें जो ज़्यादा टाइम टेकिंग ना हो। ये नहीं कि हमें ये वाला क्वेश्चन आता है, ये तो हमें जरूर करना है, ठीक है। अपने ईगो पे बात नहीं लेनी है, आपको टाइम अपना देखना है कि मेरे को इस टाइम के अंदर कंप्लीट करना है। अगर सेक्शन ए में से हमारा कुछ छूट गया है तो हम वापस आके उसको ठीक तो कर पाएंगे, ठीक है। उसमें हम अपना आंसर चेंज करना चाहें, क्योंकि अभी जब तक आप पेपर अपना लास्ट में फाइनल सबमिट नहीं करोगे तब तक आप चेंजेस कर सकते हो। अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया उसके बाद आप चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन में कहता है कि भाई इसकी जो वैल्यू है ये लेस देन 0 कब होगी? तो ऊपर देखो, ऊपर तो -1 है, ऊपर जो डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमिनेटर है ये तो -1 है, तो ये तो माइनस ही रहेगा। यहाँ तो एक्स की वैल्यू आप कुछ कर ही नहीं सकते ना, ये तो माइनस ही रहेगा। तो नीचे वाली वैल्यू हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी तो हमारा आंसर नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि ऊपर ये नेगेटिव साइन तो रहेगा ही रहेगा। अगर नीचे ऐसी वैल्यू आ गई जो नेगेटिव होगी तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव बन जाएगा। यानी जो डिनोमिनेटर आपको दे रखा है इस वैल्यू को आपको पॉजिटिव रखना है, मतलब ग्रेटर देन 0 रखना है, और ऐसा होने पर x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 आएगी। अब ग्रेटर देन 2 यानी हमारे पास ऑप्शन बनेगा 2, 2 का मतलब ऑप्शन बनेगा हमारे पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है यहाँ पर कि पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक in 4 hours and 5 hours respectively. Pipe C can empty it in 20 hours. If all the 3 pipes are open together, then time in which the tank can be filled in. मेरे ख्याल ये क्वेश्चन ना एक पेपर में और आया हुआ था, सेम लगभग क्वेश्चन था शायद, ठीक है। अगर क्वेश्चन वैल्यू सेम नहीं होंगी तो बाकी स्टेटमेंट सारी सेम थी, जो इससे हमने पहले क्वेश्चन पेपर किया था, ठीक, यूट्यूब पर ही। तो अब यहाँ पर देखो कि आपके पास ये 4 आवर्स के अंदर भरता है तो 1/4 आ गया, ये 5 आवर्स के अंदर भरता है तो 1/5 आ गया, ये 20 आवर्स के अंदर खाली करता है तो एलसीएम आ गया 20, 5 4 9, 9 में से 1 गए 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 5/2, 5/2 का मतलब 2.5 हो जाएगा, क्योंकि जब आप ये टाइम निकालोगे तो ये इसका रेसिप्रोकल करना होता है ना, तो 2/5 का 5/2 करोगे, 5/2 का मतलब होता है 2.5, यानी ऑप्शन बनेगा इसमें 3 मतलब सी। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर आपको कहता है कि द इनइक्वालिटी दैट रिप्रेजेंट द शेडेड एरिया इन द फॉलोइंग ग्राफ। ये शेडेड एरिया हमें कहाँ दिया हुआ है, ये थोड़ा सा मेरे को जो ओरिजिनल पेपर है उसमें देखना पड़ेगा। तो सारे शेडेड लग रहा है, तो सारे शेडेड लग रहा है। एक बार चेक करते हैं जो ओरिजिनल पेपर में हाँ कैसा दिया हुआ, ठीक है। ये पूरा ही पोर्शन शेड है, तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अब यहाँ पर देखो जो वैल्यू है, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, वैल्यू भी देखते हैं। यहाँ पर जो वैल्यू है आपके पास, ये जो शेडेड पोर्शन है ये 2 से आगे नहीं जा रहा, और यहाँ पर -2 से आगे नहीं जा रहा। यानी जो x की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम यहाँ तक जा सकती है, मिनिमम यहाँ तक जा सकती है। एब्सोल्यूट वैल्यू अगर हम देखें, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर सिर्फ डिस्टेंस देखा जाता है कि डिस्टेंस आपका पॉजिटिव होगा, चाहे नेगेटिव साइड जाओ चाहे पॉजिटिव साइड जाओ। तो जो मॉडुलस वाली वैल्यू है ये हमारी ये 2 से छोटी ही रहेगी, यानी इसमें ऑप्शन बनेगा आपका सेकंड। सेकंड मतलब बी आंसर आ जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ तक कोई भी वैल्यू लोगे
तो आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू 2 से छोटी रहेगी। अगर आप इस पोर्शन में भी लोगे तो भी x की वैल्यू 2 से छोटी ही रहेगी। तो इसमें ऑप्शन बनेगा आपका सेकंड। ठीक है, सेकंड मतलब x लेस देन इक्वल्स टू 2, मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल्स। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें कहता है कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 40। आपको यहाँ पर 40 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं, फॉर्मिंग द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 7 मॉड 11। 7 मॉड 11 की आपको इक्विवेलेंस क्लास बतानी है, 7 मॉड 11। तो यहाँ पर सबसे जो पहला नंबर है वो तो 7 ही आ गया। अगर हम 7 को डिवाइड करेंगे 11 से तो रिमाइंडर 7 ही रहेगा। अब क्या करना है आपको, 7 में 11 ऐड कर देना। जो जो भी यहाँ मॉडुलो में नीचे होगा ना वो ऐड करते जाओ। 7 में 11 ऐड कर दो, 7 प्लस 11 18 हो गया। तो 7 प्लस 18 11 हो गया, और 18 में 11 ऐड करोगे 29 हो गया। 29 में 11 ऐड करोगे 40 आ गया। अब यहाँ 40 दिया हुआ है, यहाँ 40 नहीं दिया हुआ है, तो कौन सा हमें आंसर लेना चाहिए? यहाँ कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 40, तो लेस देन 40 में ये नहीं आता, तो हमारा ऑप्शन बनेगा 2। ये वाला भी नहीं बनेगा क्योंकि इसमें 7 नहीं है, ये वाला भी नहीं बनेगा क्योंकि इसमें 7 नहीं है, तो 7 भी होना चाहिए और लेस देन 40 होना चाहिए, यानी ऑप्शन बनेगा इसमें सेकंड। सेकंड मतलब ऑप्शन आएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है टू डिक्रीज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए प्योर मिल्क विच कॉस्ट ₹60 पर लीटर। 20 लीटर ऑफ वाटर इज मिक्सड विद x लीटर ऑफ प्योर मिल्क। इफ मिक्सचर कॉस्ट इज ₹48 पर लीटर देन वैल्यू ऑफ x। कह रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है प्योर मिल्क का, जिसकी कॉस्ट 60 रुपए है, प्योर मिल्क की कॉस्ट 60 रुपए। 20 लीटर ऑफ वाटर इज मिक्सड विद x लीटर ऑफ प्योर मिल्क। अब हमने क्या करा, यहाँ पर जो x लीटर प्योर मिल्क है, जो प्योर मिल्क है उसकी क्वांटिटी होगी x लीटर। हमने इसके अंदर मिला दिया वाटर। वाटर की जो प्राइस है वो तो पड़ेगी हमें 0। ठीक है, 20 लीटर ऑफ वाटर कितना मिलाया? 20 लीटर मिलाया है, 20 लीटर ये आ गया। इफ मिक्सचर कॉस्ट इज ₹48 पर लीटर, अब मिक्सचर की जो कॉस्ट है वो ₹48 पर लीटर है, देन वैल्यू ऑफ x। तो ये मिक्सचर एलिगेशन के कंसेप्ट से हमने इसको बना दिया। ठीक है, दोबारा समझ लो इसको। तो प्योर मिल्क है, प्योर मिल्क की कॉस्ट है 60 और उसकी क्वांटिटी कितनी है वो हमें निकालनी है, x हो गई। ठीक है, और जो हम इसमें मिला रहे हैं वो मिला रहे हैं हम पानी। कितना मिला रहे हैं? 20 लीटर पानी मिला रहे हैं, लेकिन पानी की कॉस्ट कितनी पड़ रही है? फ्री का पानी आ रहा है, मिला लो जितना मुझे मिलाना है। तो 20 यहाँ पर लीटर मिला दिया हमने पानी, उसकी कॉस्ट हमें पड़ी 0। अब ये पानी मिलकर इसके साथ मिक्सर बन गया, उस मिक्सर की कॉस्ट पड़ गई हमें 48। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल दो, ये भी लीटर में है, ये भी लीटर में है। ठीक है, ये तो खैर फ्री का मामला है। तो x अपॉन 20, इसमें से इसको माइनस करेंगे 48, इसमें से इसको माइनस करोगे आ जाएगा 12। 12 चौक 48, 20 चौक 80, x की वैल्यू आ जाएगी 80। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया सेकंड ऑप्शन मतलब बी। यहाँ पर कहता है कि स्पीड ऑफ रिवर इज 1/3 दैट ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ रिवर, स्पीड ऑफ रिवर मतलब जो करंट होता है, करंट की जो स्पीड है मतलब y। y कितनी है? 1/3 ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी 1/3 ऑफ x। इफ द बोट कैन ट्रेवल 12 किलोमीटर अलोंग द रिवर इन 2 आवर्स। जो बोट है वो 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है अलोंग द रिवर। अलोंग द रिवर मतलब डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ जाएगी? u कितना आ जाएगा हमारे पास? 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है 2 घंटे में, तो 6 किलोमीटर पर आवर ये आ गया। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट अगेंस्ट द रिवर फ्लो। तो बोट की जो स्पीड होगी अगेंस्ट द रिवर फ्लो कितनी होगी, मतलब अप स्ट्रीम की हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी। तो वो निकालने के लिए आपको x और y चाहिए। x और y हम कैसे निकाल लेंगे? इसकी हेल्प से निकाल लेंगे। तो x प्लस वाई जो होता है, x प्लस वाई ये बराबर होता है u के। तो x की जगह हम रख देंगे यहाँ पर 1/3x, या आप सीधा ऐसा करो, इसको यहाँ ले आओ, तो x की जगह आ जाएगा 3y प्लस वाई इज इक्वल्स टू यू। तो ये आ गया 4y इक्वल्स टू में 6, और y की वैल्यू बन गई 6/4, 3/2। अब 3/2 अगर आप यहाँ पर पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू थी 3y, तो ये आ गई 9/2। अब x भी आ गया, y भी आ गया, अब आपको निकालना है v अगेंस्ट द रिवर फ्लो मतलब अपस्ट्रीम। ये होता है x माइनस वाई अपॉन में x माइनस वाई होता है खाली। 9/2 माइनस 3/2, तो 9 माइनस 3 6/2, यानी आंसर आ गया 3। तो इसमें ऑप्शन बन गया आपका 3 किलोमीटर पर आवर।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कहता है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। मैट्रिक्स जब नॉन सिंगुलर होती है तो उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, आ जाएगा के माइनस 12 इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो के की वैल्यू आ जाएगी नॉट इक्वल्स टू 12। तो के की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 12 मतलब 12 नहीं होना चाहिए। अब ऐसा कोई ऑप्शन तो नहीं दे रखा है डायरेक्टली, लेकिन ये कह रहा है के की वैल्यू रियल नंबर हो सकती है एक्सेप्ट 12, यानी 12 को छोड़कर आप कुछ भी रख दो। तो वही बात हम यहाँ पर कह रहे हैं कि के की वैल्यू 12 नहीं होनी चाहिए, बस बाकी कुछ भी रख लो भाई। ऑप्शन बना 4, 4 का मतलब आंसर आ गया इसका डी। यहाँ पर कहता है कि ए आपको ये दे रखा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 है, देन द वैल्यू ऑफ, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन द वैल्यू ऑफ A22। जो A22 होगा, देखिए क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑर्डर 3/3 है, तो यहाँ हो गया A11, ये तो जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो। ठीक है, इनकी तो बात ही खत्म। यहाँ पर A12, A13, A21, A23, A31 और A33, A32। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में इन दोनों के साइन डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो A22 आ रहा है, A22 मतलब ये, इसकी जगह तो रख दिया हमने जीरो। A12, A12 को चलो अभी A12 रख लेते हैं। A21, जो A21 होगा इसका नेगेटिव होगा, यानी A12 की जो वैल्यू होगी वो माइनस ऑफ A21 के बराबर होगी। तो यहाँ पर इसकी जगह पर A21 की जगह रख सकते हैं माइनस A1। A23, A23 ये हो गया मान लो। A32, तो इसकी नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर होगी, यहाँ आ जाएगा माइनस A23। ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, ये तो जीरो भाई, आंसर आ गया जीरो। ऑप्शन बन गया आपका 4। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहता है द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू दिस डिफाइंड ऑन आर एज मैक्सिमम मिनिमम, ये सब आपको बताना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव करेंगे, आ जाएगा 32x माइनस 16। अब 16 कॉमन निकाल दो, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 1। इसको जीरो के बराबर पुट करोगे, x की वैल्यू 1/2 आ गई। अब x की सिर्फ a की वैल्यू आई है, a की वैल्यू आई है, या तो मिनिमम आएगी या मैक्सिमम आएगी, तो वो चेक कर लेते हैं। उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव करोगे इसका 32 आएगा, 32 पॉजिटिव वैल्यू आ गई मतलब मिनिमम आएगा। तो सिर्फ मिनिमम वैल्यू आ सकती है। अब मिनिमम वैल्यू कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ मिनिमम आ रहा है, यहाँ पर मिनिमम आ रहा है, और यहाँ पर कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। तो ठीक बात है, ये भी ठीक बात है कि मिनिमम वैल्यू निकलेगी, मैक्सिमम तो निकलेगी नहीं। तो ये भी ऑप्शन में हो सकता है। ये वाला नहीं आएगा क्योंकि मिनिमम वैल्यू तो आ रही है। ये वाला भी नहीं आएगा कि मैक्सिमम वैल्यू तो यहाँ पर आएगी। इन तीन में से ऑप्शन बनेगा बी, सी और डी। अब देखो सी डी भी हो सकता है, और सी और ई तो खैर हो ही नहीं सकता, बी और डी हो सकता है। अब देख लेते हैं कि क्या होगा। मिनिमम वैल्यू निकाल दो आप, ये 1/2 को आप पुट कर दो फंक्शन में, एफ 1/2, तो ये आ गया 16 इंटू में एक्स स्क्वायर की जगह 1/4 बन जाएगा 16x, यानी 16 इंटू 1/2 प्लस 28। 4 से इसको कैंसिल कर दिया, 2 से इसको कैंसिल कर दिया, 4 माइनस 8 माइनस 4 प्लस में 28, आंसर आ गया 24। तो 24 मिनिमम वैल्यू आ रही है, मिनिमम वैल्यू 24 यहाँ आ रही है, मतलब सी आएगा। मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, डी आएगा। तो सी और डी कहाँ पर हमारे पास, थर्ड में है, थर्ड कहाँ पर है, सी में है। तो हमारा आंसर बनेगा इसका सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में कहता है कि 17 की पावर 261 मॉड 11, यानी 17 की पावर 261 को आप 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। अगर हम 17 को डिवाइड करते हैं 11 से तो रिमाइंडर हमारे पास बचता है 6। तो क्या और थोड़ा छोटा हम इसे कर सकते हैं, ये हमें सोचना है। 17 की पावर अगर हम 2 करते हैं तो आएगा 289, और 289 को अगर हम डिवाइड करेंगे 11 से, 289 को अगर आप 11 से डिवाइड करोगे तो 11 2 जा 22, 11 6 जा 66, तो रिमाइंडर 3 आ रहा है। चलो थोड़ा तो छोटा हुआ, तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं कि 17 की पावर हम 2 लेते हैं, जिससे हमें रिमाइंडर मिलेगा 3। अब 3 की पावर ऐसे कुछ देखो, 3 की पावर ऐसे कुछ देखो कि हम 11 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा रिमाइंडर छोटे से छोटा आ जाए। अगर मैं 3 की पावर 2 लेता हूँ तो 9 आएगा, 9 को डिवाइड करेंगे तो -2 आ सकता है, थोड़ा छोटा हुआ। और चेक कर लेते हैं, अगर हम 27 को करेंगे तो कुछ बात नहीं बनेगी, 81 को करेंगे तो कुछ बात नहीं बनेगी, और 81 के बाद आएगा 243। 243 को अगर हम 11 से डिवाइड करें, 11 2 जा 22,
11 2 जा 22, तो रिमाइंडर आ गया 1। तो यही हमारा वो है टारगेट कि हमें अब 2 4 3 कहाँ पर आएगा, जब हम करेंगे 3 की पावर 5। तो अगर हम 5 इधर करें तो इधर भी 5 कर लेते हैं, 3 की पावर 5। तो 3 की पावर 5 बना हमारा 2 4 3, और उसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा 1। और यहाँ पर आ गया 17 की पावर 10। रिमाइंडर 1 आते ही आपकी सारी मुसीबतें दूर। ठीक है, रिमाइंडर 1 आ जाए या -1 आ जाए तो सारी मुसीबतें दूर, क्योंकि 1 की पावर कितनी मर्जी बढ़ा लो, 1 ही रहना है। अब यहाँ पर 17 की पावर आपको जाना है 261 तक। तो 261 तक तो डायरेक्ट नहीं जा सकते, लेकिन हम इसकी पावर अगर 26 कर दें, 17 की पावर 10 है, फिर इसकी पावर 26 कर दें, तो ये 260 बन जाएगा। और 1 की पावर तो कितनी भी करते रहो 1 ही रहेगा। अब ये 17 की पावर 260 हो गया, हमें एक पावर और चाहिए, तो 17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी कर देते हैं। अब 17 को आप डिवाइड करोगे हमारे इसको, तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 6। तो ऑप्शन बनेगा फर्स्ट, फर्स्ट मतलब ऑप्शन बनेगा हमारा इसमें ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहता है द शॉर्टेन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द कर्व दिस। ये जो कर्व है, इससे इस पॉइंट का शॉर्टेन डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो ये जैसे कर्व आ गया आपके पास y²= 2x। अब यहाँ पर कोई पॉइंट है, जो भी पॉइंट होगा जनरल फॉर्म उसकी xy होगी, और यहाँ से ये आपको शॉर्टेन डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम इसका जो डिस्टेंस फार्मूला से अगर डिस्टेंस आप निकालेंगे, तो ये क्या बनेगा आपके पास, x-1 का स्क्वायर प्लस y-4 का स्क्वायर। ठीक है, इसका आ जाएगा रूट। क्या डिस्टेंस आएगा हमारे पास, इसको मान लेते हैं d मान लेते हैं। अब यहाँ पर x और y की टर्म में से आपको किसी एक को चेंज कर लेना है। आपको x की वैल्यू ले लेनी है यहाँ से y²/2, और आप यहाँ पर पुट कर दो और इसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने पर ये d² आ जाएगा, और आप यहाँ पर x की जगह पुट कर देना y²/2 -1 इसका स्क्वायर प्लस y-4 का स्क्वायर। अब इसका आप डेरिवेटिव करो। ठीक है, अब यहाँ मैक्सिमम होने वाले कंसेप्ट से हम जाएंगे कि इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आएगी। तो उसके लिए इसका डेरिवेटिव करेंगे आप, तो 2y²/2 -1, इसकी पावर 1 आ गई। फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे चेन रूल लगाने के लिए, 2y/2, और फिर dy/d। तो इसका डेरिवेटिव तो खैर विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो dy/dx लिखने की जरूरत नहीं है। फिर हम चलते हैं यहाँ पर प्लस, इसका डेरिवेटिव करेंगे 2y-4, और y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो यहाँ पर इससे ये कैंसिल कर दिया हमने। इसको हमने लिया यहाँ पर 2y² -2/2 इंटू में y प्लस 2y-8। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाएगा y³ -2y प्लस 2y-8। इससे कैंसिल हो गया। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव बना, इसको 0 के बराबर पुट करेंगे, तो y³ = 8, मतलब y की वैल्यू आ गई 2। अब इसको वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दोगे, 2 का स्क्वायर = 2x। एक 2 यहाँ से कट जाएगा, x की वैल्यू भी आ गई 2, x भी 2 आ गया, y भी 2 आ गया। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल दो, तो ये 2 - 1 1 आ गया, प्लस, और 2 - 4 -2 का स्क्वायर करेंगे +4, तो 1 + 4 यहाँ पर रूट लगेगा, तो ये आ जाएगा √5। डिस्टेंस फार्मूला जब लगाते हैं तो रूट भी लगता है ऊपर, इसलिए आंसर बनेगा 3, यानी आंसर आ जाएगा हमारा सी। उसके बाद यहाँ जो क्वेश्चन आपको दिया है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। द रैंडम वेरिएबल x कैन टेक द वैल्यू 0 1 2। p की वैल्यू 0 है या p की वैल्यू 1 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी p है। ex² इसके बराबर दिया है, तो वैल्यू ऑफ p क्या है। तो ये कह रहा है कि x की वैल्यू एक तो 0 है, एक 1 है और एक 2 है। इसकी प्रोबेबिलिटी p है, इसकी प्रोबेबिलिटी भी p है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता नहीं है, इसको मान लेते हैं हम k। एक तो हमें ये पता चल गया, ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ये x है। एक तो ये आ गया कि इनका सम 1 के बराबर होता है, तो 2p + k = 1। एक हमारे पास रिलेशन ये बन गया। और दूसरा रिलेशन हमें यहाँ से तो दे रखा है ex²। का मतलब होता है कि हम इसका स्क्वायर करके इसके मल्टीप्लाई करें, कितना बनेगा ex²। यहाँ से 0, यहाँ से p, यहाँ से आ जाएगा 4k। ठीक है, तो p + 4k आ गया। यहाँ पर पुट करोगे आप p + 4k = ex होगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे 0, यहाँ से आ जाएगा p, यहाँ से आ जाएगा 2, और साथ में दिया हुआ है +1। ये वैल्यूज हमने पुट कर दी, p से p कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा 2k = 1, तो k की वैल्यू आ गई आपके पास 1/2। अब इस k की जगह 1/2 अगर पुट कर देते हो आप, तो ये उधर चला जाएगा,
1/2 हो जाएगा, पी की वैल्यू आ जाएगी 1/4। अब आपसे पूछ क्या रहा है यहाँ पर, ये द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू 1/4, ऑप्शन बनेगा 2, 2 का मतलब ऑप्शन बन गया हमारा बी। ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है, यहाँ पर वैल्यू ऑफ ई एक्स पूछ रहा है, ई एक्स मतलब वही आपको मीन निकालना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -0.4 आ जाएगा, इसको इससे करेंगे -0.6, इसको इससे करेंगे -0.6, इन दोनों को करेंगे तो -0.2, यहाँ से जीरो आएगा। तो 4 6 10, 10 से 16 और 2 18, -1.8। तो ऑप्शन आ गया इसमें 4, 4 का मतलब आंसर आ गया आपका डी। यहाँ पर आपको प्राइस इंडेक्स मेथड दिया हुआ है, यहाँ पर प्राइस पी नोट दिया हुआ है, यहाँ पर P1 दिया हुआ है, इसमें जो एक्स और वाई आ रहा है इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। सिग्मा P0 आपको दिया हुआ है 360, और जो प्राइस इंडेक्स वैल्यू है वो दे रखी है 125। तो P0 का मतलब यानी इसका सम आपको दे रखा है 360, ठीक है, इसका सम 360 है। तो इन सब का टोटल कर लेते हैं, यहाँ से तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू देखो कितनी बनेगी, 60 और 40 100, तो ये हो गया 100 और 210, 210 और 50, 260, 280, 280 को इसमें से माइनस करोगे तो ये बनेगा 80। एक्स की वैल्यू तो आ जाएगी 80, ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 80, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो फिर वाई की वैल्यू भी हमें निकालनी पड़ेगी। वाई की वैल्यू निकालने के लिए आपको जो इंडेक्स नंबर दे रखा है उस इंडेक्स नंबर की वैल्यू दे रखी है 125। इंडेक्स नंबर के फार्मूले में ऊपर आता है सिग्मा P1, नीचे आता है सिग्मा P0 इंटू में 100। तो P1 का सम हमें ये करना पड़ेगा, ठीक है, इसका सम करो, देखो 70 और 40 110 ये हो गए और 110 ये हो गए, 220, 220 और 100 ये हो गए कितने, 320, 320 में 15 और जोड़ दो तो 320, 30, 335, 335 में 55 और जोड़, 335 में 55 और जोड़ोगे आप तो आ गया 390, ठीक है। तो इसका सम आ गया 390 प्लस वाई, और इसका सम आपको ये 360 दे रखा है, ये रखना है इन टू में 100, ये कैंसिल कर लो, और 5 से इसको काट दो, 5 से इसको काट दो, 2 से इसको काटो, 18 से इसको मल्टीप्लाई, 18 पंजे 90, 18 दूनी 36, 36 और 9 45। तो y की वैल्यू यहाँ से निकालोगे आ जाएगी 60, x की वैल्यू 80 है, y की वैल्यू 60 है, ऑप्शन बना 1, 1 मतलब आंसर बन गया आपका ए। अब यहाँ पर देखो मैच द कॉलम करना है, तो मैच द कॉलम में आप हमेशा वहीं जाओ जहाँ से आपको सबसे आसान चीज़ आपको लगती हो। यहाँ फार्मूले पूछे हैं आपसे, एसपीएस का जो फार्मूला होता है उसमें P1Q0 और P0Q0 होता है, तो 1 का ऑप्शन बनेगा 4, तो ए की वैल्यू 4 यहाँ पर है और यहाँ पर, उसमें बी की वैल्यू 3 दे रखी है, मतलब बी की वैल्यू 3 होगी, सोचने की जरूरत नहीं। तो सी क्या है, फिशर, फिशर होता है इन दोनों का अर्थमेटिक मीन, ओ सॉरी ज्योमेट्रिक मीन। तो सी बन रहा है हमारा 1, तो C1 हमारा आ रहा है इसमें, ऑप्शन बनेगा हमारा 3, 3 मतलब हमारा आंसर बनेगा इसका सी। डाटा आपको ये दे रखा है एक्स, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स आई, एक्स मीन, और ये और वेरिएंस, और सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। इसका जो सीक्वेंस है ये क्या है, मतलब ये 5 चीज आपसे पूछी गई है, पांचों यहाँ पर आपको दे रखी है, तो कौन सा सीक्वेंस पहले आएगा। सिग्मा एक्स आई देखो, सिग्मा एक्स आई, हाँ एक्स आई का मतलब हो गया इन सबका सम, 16 और 12 28, 28 और 12 40, 50, 50 और 57, 57 और 9 66, तो सी सबसे पहले आएगा। तो सी सबसे पहले एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो मतलब ये दोनों ऑप्शन तो हमारे खत्म। उसके बाद देखो फिर क्या है, मीन, तो मीन आता है इन सबका टोटल करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर, टोटल आया 66, ऑब्जर्वेशन कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया 11, 11 आ गया मीन, मतलब सी के बाद आएगा ई, सी के बाद ई यहाँ पर है फोर्थ, यानी यही हमारा आंसर, सारा हमें निकालने की जरूरत है। द इफेक्टिव रेट इक्विवेलेंट टू ए नॉमिनल रेट ऑफ 6% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अब कंपाउंडेड सेमी एनुअली हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो कंपाउंडिंग है वो 2 बार हो रही है। तो यहाँ जो हमारे पास इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला होता है, ये होता है 1 प्लस में
आर अपॉन में 100p रेस टू पावर p माइनस 1। तो ये जो p जो कंपाउंडिंग होती है ये 2 बार दे रखी है, तो यहाँ p की वैल्यू 2 आ जाएगी आपके पास। r हो गया हमारे पास 6, ये 2 माइनस 1, इससे हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 100 प्लस 3 यानी 1.03, इसकी पावर 2 माइनस 1। अब 1.03 को अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये आपके पास कितना बनेगा, 1.03, 3 3 9, 301, तो ये आ गया आपके पास 1.0609, और इसमें से आप 1 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 0.0609। इसको इन टर्म ऑफ परसेंटेज लिखेंगे तो 6.09%, 6.09%, यानी हमारा ऑप्शन बना इसमें 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कहता है कि बॉन्ड हैज ए फेस वैल्यू ऑफ ₹1000, बॉन्ड की फेस वैल्यू 1000 है, इन 4 ईयर, टाइम आ गया, कूपन रेट यानी आर आ गया 4%, द बॉन्ड मेक्स इक्वल कूपन पेमेंट इफ द यील्ड टू मैच्योरिटी यानी आई हो गया 4%, द फेयर वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज गिवन। अब यहाँ पर आपको ना कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं। आप कहोगे क्यों नहीं निकालना सर, प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लगा देते हैं, उससे निकल जाएगा आंसर। ये कोई जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि जो कूपन रेट है और यील्ड टू मैच्योरिटी है दोनों ही सेम है। तो जब कूपन रेट और यील्ड टू मैच्योरिटी सेम होती है तो जो प्रेजेंट वैल्यू होती है, जो फेयर वैल्यू होती है, वो उसकी फेस वैल्यू के बराबर ही होती है। तो यहाँ पर 1000 है तो यहाँ भी आंसर आएगा 1000। कुछ आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, कोई फार्मूला वार्मूला इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर एलपीपी का क्वेश्चन आ गया ये। यहाँ पर कहता है कि द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी दिस इन द ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय शेडिंग द। अब यहाँ पर देखो ग्रेटर देन एस, खाली इक्वल्स टू का साइन नहीं है। इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 5/3। इनको जब हम मिलाएंगे, क्योंकि यहाँ ग्रेटर का साइन है तो सिर्फ डॉटेड लाइन करके मिलाना है, मतलब ये जो लाइन होगी ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। अब सॉल्यूशन या तो इसके इधर होगा या इसके इधर होगा, उसके लिए हम पॉइंट टेस्ट कर लेते हैं। पॉइंट टेस्ट करके आप यहाँ 0 पुट करोगे तो 0 ग्रेटर देन 5, तो फॉल्स आ रहा है। फॉल्स का मतलब सॉल्यूशन इधर आ रहा है। अब यहाँ से ऑप्शन में देखो, कह रहा हाफ प्लेन लेना है आपको, विच कंटेन ओरिजिन, ओरिजिन इसमें नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत। विच डज नॉट कंटेन ओरिजिन एक्सक्लूडिंग द पॉइंट ऑन द लाइन, ये कह रहा है कि ओरिजिन भी नहीं आएगा और ये पॉइंट भी नहीं आएंगे जो पॉइंट इस लाइन के ऊपर आ रहे हैं, तो यानी ये हमारा आंसर होना चाहिए। और एक बार चेक कर लेते हैं आगे क्या है। विच डज नॉट कंटेन ओरिजिन इंक्लूडिंग, इसमें इन पॉइंट को इंक्लूड कर रहा है, लाइन के पॉइंट को, वो नहीं होंगे इंक्लूड क्योंकि डॉटेड लाइन है। हाफ प्लेन विच कंटेन ओरिजिन, इसमें ओरिजिन कंटेन हो रहा है, मतलब ये नहीं होगा। तुम्हारा यही बेस्ट ऑप्शन बनता है सेकंड, तो यही हमारा आंसर आएगा। EMI अंडर फ्लैट रेट सिस्टम फॉर ए लोन ऑफ ₹1,00,000 विद 10% एनुअल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर। तो इंटरेस्ट अगर आप निकालोगे, 1,00,000 का इंटरेस्ट निकालोगे 10% के हिसाब से 5 साल का, तो ये बन गया आपका 50,000। जब EMI आप निकालोगे तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है 1,00,000, उसमें 50,000 और ऐड कर दो तो 1,50,000 हो गया। नंबर ऑफ EMI कितनी बनेगी? 5 साल। 5 साल का मतलब हो गया 12 पंजे 60, 60 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 6 से हम इसको काटते हैं, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, और ये आ गया 2500। तो EMI बनेगी आपकी 3 यानी 2500। एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट will the present value of perpetuity of ₹800 payable at the end of every 6 month be ₹12,000? तो जो प्रेजेंट वैल्यू परपेचुटी की आपको दे रखी है 12,000 है। अब यहाँ पर एट द एंड बोल रहा है, एट द एंड मतलब परपेचुटी ऑफ टाइप 1 है, तो पहले वाला फार्मूला लगाना, P इक्वल्स टू R अपॉन आई। तो P आपके पास ये आ गया 12,000, R आपके पास हो गया 800, आई आ मान लिया आपने X, लेकिन क्योंकि 6 मंथ में हो रही है तो 2 से डिवाइड करना है, डिवाइड के नीचे लिखने के बजाय ऊपर लिख दो। 2 इंटू में 100, परसेंटेज का 100 भी ऊपर आ जाएगा। देखो 2 जीरो, ये कैंसिल, 1 जीरो, ये कैंसिल, तो और क्या कैंसिल हो जाएगा? 2 से कैंसिल हो जाएगा 6 पर, इसको इधर लाओ। एक्स की वैल्यू आ गई 80 अपॉन में 6, 40 अपॉन में 3, तो 13 3 39, 13 एंड 1/3, मतलब ऑप्शन बने हमारे पास। उसके बाद आ जाओ, ये कहता है कि यूजिंग फ्लैट रेट मेथड ऑफ कैलकुलेट EMI विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो होल्ड ट्रू।
फ्लैट रेट मेथड में इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? एन EMI इज ए फिक्स्ड अमाउंट पेड बाय ए बोरोवर टू ए लेंडर ऑन ए स्पेसिफिक डेट टू क्लीन ऑफ द लोन। ठीक है, स्पेसिफिक डेट पर उसको लोन को अपने करना पड़ता है, तो ये तो ठीक है। ठीक है, EMI इज ए फिक्स्ड अमाउंट, जो आप फिक्स अमाउंट पे करते हो बाय ए बोरोवर, जो पैसा लेता है वो पे करता है किसको? टू ए लेंडर को, एक स्पेसिफिक डेट पर पे करता है, ये ठीक है। फिर कहता है द इंटरेस्ट रेट वेरीज फॉर कैलकुलेटिंग EMI अमाउंट फॉर ए स्पेसिफिक लोन अमाउंट। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है ना वो वेरी नहीं करता, EMI में सेम रहता है। फ्लैट रेट मेथड में, फ्लैट रेट मेथड में सेम रहता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में चेंज होता है, तो ये हमारा नहीं आएगा। इंटरेस्ट फॉर एवरी सब्सिक्वेंट EMI इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट। ये कह रहा है कि जो इंटरेस्ट होगा, जो आप पेमेंट दे दोगे, पेमेंट देने के बाद जो आपका प्रिंसिपल बचेगा उस पर इंटरेस्ट लगेगा, ऐसा नहीं होता। फ्लैट रेट में जो स्टार्टिंग में आपने लोन लिया उसी पर लगता है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो ए बचा और डी बचा, ए और डी हमारे पास यही है। और डी में है क्या वैसे? EMI विल बी कैलकुलेट यूजिंग दिस फार्मूला, तो ये फार्मूला वही है, ये फार्मूला वही है। यहाँ पर देखो, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई अगर कर दूँ, P प्लस PRN डिवाइडेड बाय N। P का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, जो भी हमने निकाला था फार्मूले में पीछे। ठीक है, ये कहाँ गया? EMI का क्वेश्चन अभी निकाला था ना, ये आपके पास प्रिंसिपल आया था 1,00,000 रुपए, और उसके अंदर हमने इंटरेस्ट ऐड कर दिया था। इंटरेस्ट कैसे निकाला था हमने? इंटरेस्ट ऐसे निकाला था, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू में टाइम। तो हमारे पास यहाँ पर यही है, इस क्वेश्चन में ये ऐसे लिखा है, प्रिंसिपल रेट, यहाँ पर टाइम ईयर्स में लिखा हुआ है, यहाँ पर टाइम टोटल कितनी पेमेंट है बस आपकी वो है, नंबर ऑफ EMI। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला बनेगा, यानी ए और डी ऑप्शन में आएंगे। ऑप्शन बनेगा हमारा ये 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि लोन ऑफ रुपीज दिस एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ दिस पर एनम कंपाउंडेड मंथली इज टू बी amortized बाय इक्वल पेमेंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर 5 years द मंथली पेमेंट। अब यहाँ एमोटाइजेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लग रहा है EMI। तो जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जो हमने 3 फार्मूले किए थे, तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा जिसमें पावर माइनस में आता। तो उसमें हमारे पास फार्मूला क्या था? उसमें फार्मूला था प्रिंसिपल इंटू में इंटरेस्ट 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस है। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास है 1,50,000। आई कितना हो जाएगा? 6%। 6% को आप 12 से डिवाइड करोगे और फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, तो आपके पास ये आएगा 0.005। 0.005 नीचे आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 0.005। टाइम कितना था? टाइम 5 साल। 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 60। अब ये जो वैल्यू है ना पूरी, ये पूरी वैल्यू आपको ये दे रखी है, ये पूरी वैल्यू आपको दे रखी है 0.0193। तो आपको बस क्या करना है, इसकी जगह पुट कर देना 0.0193। इसको मल्टीप्लाई कर दो, देखो 4 यहाँ पर पॉइंट वैल्यूज हैं, 4 यहाँ पर जीरो हैं, जीरो सारी खत्म। 15 दिए 45, 15 ने में 135 और 4 139, बचे 13, 15 और 13 28, 2895। 2895 यानी ऑप्शन बन गया आपका ये। What sum of money is needed to invest now so as to get rupees 5,000 at the beginning of every month forever if the money is worth 6% per annum compounded monthly? ये कह रहा है कि भाई आज के टाइम में हमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हमें 5,000 रुपये साल के स्टार्टिंग में मिल जाए, हर मंथ के स्टार्टिंग में मिल जाए, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए मिल रहे हैं मतलब परपेचुअली। इफ द मनी इज वर्थ 6% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। अब जो मनी है वो 6% मंथली कंपाउंड हो रही है। अब क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपको चाहिए तो फार्मूला लगेगा प्रिंसिपल इक्वल्स प्रेजेंट वैल्यू आर प्लस में आर अपॉन आई। अब कितना पैसा हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब आपसे प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। आर आपको दे दिया इसने 5,000 प्लस 5,000, इंटरेस्ट कितना है? 6%, लेकिन कंपाउंडेड मंथली हो रहा है तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 ऊपर ले लो और 100 भी इसका ऊपर ले लो, तो 6 दूनी 12, 5,000 ये हो गए, 5 दूनी 10, 10,000 ये और 2 जीरो ये, इन सबका टोटल कर दो तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 0 0 1, तो 10,05,000 रुपये हो गए।
तो देखो 10,05,000, ये वाला ऑप्शन बन गया आपका फर्स्ट। इसमें कहता है एक्स आपको ये दे रखा है, वाई आपको ये दे रखा है, डी वाई बाई डी एक्स निकालो। तो एक्स आपको ये दे रखा है तो डी एक्स बाई डी टी निकालो। अब डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा आपके पास, ऊपर जो दिया हुआ है ना पहले वो निकालो, यहाँ डी वाई पूछ रहा है ना आपसे, पहले ये निकालो। ये आ जाएगा 4a t⁻³ ठीक है, और इसके डिवाइड में आप ये कर दो 4a t, ये कैंसिल, ये आ जाएगा t², ऑप्शन आ गया आपका 4। अब आ गया हमारे पास एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। चलिए थोड़ा और छोटा कर। Geeta wants to make a painting on a rectangular piece of cloth. A border of 2.5 centimeter and 1 centimeter along the side is left as shown in the diagram. डायग्राम में आपको ये दे रखा है, इधर इतना मार्जिन है, इधर इतना मार्जिन है, ऊपर नीचे इतना मार्जिन। With the total area of cloth is this. Total area आपको दे रखा है क्लॉथ का। Based on the above information, answer the following question. The dimension in centimeter of the rectangular part on which Geeta will make the painting are this and this. अब इसने देखो ये पूरा x ले रखा है, उस x में से 2.5 इधर हटा दो, 2.5 इधर हटा दो, तो ये आ जाएगा x-5। ऐसे ही y है पूरा, इसमें से 1 इधर हटा दो, 1 इधर हटा दो, तो ये आ जाएगा y-2। तो आपसे अब यहाँ पर पूछ रहा है डायमेंशन इन द रेक्टेंगुलर पार्ट ऑन विच गीता विल मेक द पेंटिंग। गीता जो है पेंटिंग वो यहाँ पर बनाएगी। अब यहाँ पर पेंटिंग बनाएगी तो आएगा x-5 और y-2। देखो x-5 और y-2, पहले आपसे लेंथ ही पूछिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, तो पहले हम नॉर्मली लेंथ लेते हैं x-5 y-2, तो ये हमारा ऑप्शन बनेगा सेकेंड। ठीक है, x-5 y-2, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा। अब कहता है यहाँ पर आगे, इफ द टोटल एरिया ऑफ क्लॉथ इज 640, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर आपके पास जो टोटल एरिया है, टोटल एरिया हमारा पूरा रेक्टेंगल था, तो पूरे रेक्टेंगल की लेंथ थी x, ब्रेड थी y, तो टोटल एरिया 640 यानी लेंथ इंटू ब्रेड इक्वल्स टू 640। इसमें ऑप्शन बनेगा हमारा 4। आगे कहता है आपसे कि इफ द टोटल एरिया ऑफ क्लॉथ इज 640, एरिया ऑफ द क्लॉथ ऑन विच गीता विल मेक द पेंटिंग। गीता जिस पार्ट पर पेंटिंग कर रही है, गीता पेंटिंग कर रही थी जो बीच में हमारे पास पार्ट था, वो कितना था x-5 और y-2। अब यहाँ पर सारी जो इन्फॉर्मेशन है सारी x की टर्म्स में, तो यहाँ y की जगह वैल्यू पुट करो। y की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, हमारे पास एक रिलेशन बना था पिछले क्वेश्चन में, एक्स वाई इक्वल्स टू 640, तो y की वैल्यू रखना है 640 अपॉन में x। तो यहाँ पर रखते हैं हम x-5, y की जगह 640 अपॉन में x-2। यहाँ पर इसको पूरा सॉल्व कर रखा है, तो x से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे x से x कैंसिल हो जाएगा, 640 बचेगा, -2x, इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा 0, 5 चौक 20, 5 छीक 30 और 2 32, और प्लस में 10। तो ये बन गया आपके पास -2x, 640 और ये 10 650, -2x और -3200 अपॉन x। तो देखो इसमें ऑप्शन 650 -2x -3200 यानी ऑप्शन बन गया इसमें 2। उसके बाद अब कहता है क्वेश्चन में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द पेंटिंग एरिया इज मैक्सिमम। अब मैक्सिमम या मिनिमम आपको निकालना है तो आपको पिछली इक्वेशन पे जाना पड़ेगा। इक्वेशन हमारे पास ये बनी थी 650 -2x, 650 -2x -3200 अपॉन में x, ये हमारा fx बना। अब मिनिमम ये मैक्सिमम ये कहाँ पर निकलेगा, उसके लिए इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव करा आपने, -2 आ जाएगा, ये आ जाएगा +3200 अपॉन x²। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसको 0 के बराबर पुट करेंगे, ये 2 उधर चला जाएगा, 3200 x² इक्वल्स टू में 2 से आप इसको काट दो 1600 पर, x² की वैल्यू आ जाएगी 1600, यानी x की वैल्यू आएगी ±40। तो आपको माइनस वाली वैल्यू तो लेनी है, x यहाँ पर नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो x की वैल्यू 40 आ गई। अब इस 40 को आप ये चेक करो कि इस पर वैसे तो a की वैल्यू आई है तो मैक्सिमम ही आएगा, चेक करने का झंझट ही छोड़ो। ठीक है, y की वैल्यू निकालो,
y की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 640 अपॉन में x 16, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 16 यानी 3, x की वैल्यू 40, y की वैल्यू 16। व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया? मैक्सिमम एरिया ऑन विच द पेंटिंग कैन बी डन, तो पेंटिंग होगी जो बीच वाला पार्ट है उस पर। बीच वाला पार्ट कितना था x-5 और y-2। x की वैल्यू अभी कितनी निकाली हमने, x की वैल्यू निकाली 40 और y की 16, तो यहाँ 40 पुट करो और यहाँ 16 पुट करो, तो यह आ जाएगा 35, यह आ जाएगा 8, 8 पंजे 40, 8 से 24 और 4 28, 280। 280 तो हमारे पास है ही नहीं ऑप्शन में, यहाँ गड़बड़ करी हमने। व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑन विच पेंटिंग कैन बी डन? मैक्सिमम एरिया पेंटिंग कैन बी डन, पेंटिंग तो बीच वाले पार्ट पर ही होगी। x-5, 40 में से 5 गए 35 और 16 में से 2 गए, y की वैल्यू 16, 16 में से 2 गए 8 लिख दिया मैंने यहाँ पर, 16 में से 2 गए, यहाँ आएंगे 40, 14 पंजे 70, बचे 7, 42 और 7, 42 और 7 49, 490, तो ये आ गया आपके पास ऑप्शन 49। अब ऐसी जो अगले 5 क्वेश्चन है वो भी केस स्टडी के बेस्ड होंगे। यहाँ पर ये एलपीपी की केस स्टडी बन गई। ये कह रहा है कि एक डाइटिशियन है, has to develop a special diet using 2 food X and Y. Each packet of food X contain 1 unit of mineral, 2 unit of vitamin, 8/5 unit of C and 1 unit of iron. 4 चीजें लगा रहा है, 4 चीजें फूड के अंदर डाल रहा है। फूड X के अंदर, ठीक है, विटामिन ए, 1 यूनिट ऑफ मिनरल, विटामिन ए पहले हम ठीक हिसाब से लेते हैं, पहले मिनरल लिखा है तो पहले मिनरल ही ले लेते हैं, नहीं काम का कंफ्यूज होंगे। फिर विटामिन ए, फिर विटामिन सी और उसके बाद आयरन। तो जब वो एक्स बना रहा है, एक्स में कितना कितना डाल रहा है, 1 यूनिट मिनरल, 2 यूनिट ऑफ विटामिन ए, 8/5 यूनिट ऑफ सी एंड 1 यूनिट ऑफ आयरन। ईच पैकेट ऑफ द सेम क्वांटिटी ऑफ फूड वाई कंटेन 2 यूनिट ऑफ मिनरल, 2 यूनिट ऑफ मिनरल, 1 यूनिट ऑफ विटामिन ए, 8/5 यूनिट ऑफ सी एंड 3/2 यूनिट ऑफ आयरन। द डाइट रिक्वायर एट मोस्ट 40 यूनिट ऑफ मिनरल्स, ज़्यादा से ज़्यादा 40 यूनिट ऑफ मिनरल होगा। तो मिनरल की जो क्वांटिटी है ज़्यादा से ज़्यादा 40 होगी, यानी 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 40। 40 यूनिट ऑफ विटामिन ए, 40 यूनिट ऑफ विटामिन सी। That special diet contain X packet of type X and food and Y packet of type Y food. Based on the above information, answer the following. अब यहाँ पर आयरन के बारे में आपको नहीं दे रखा, तो आयरन से बनाएंगे हम Z, आयरन से बनाएंगे हम Z यहाँ। तो डाइट की जो रिक्वायरमेंट है 40 यूनिट ऑफ मिनरल है, 40 यूनिट ऑफ विटामिन ए है, 40 यूनिट ऑफ विटामिन सी है, आयरन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप इक्वेशन बनाओगे तो x + 2y लेस देन इक्वल्स टू 40, x + 2y लेस देन इक्वल्स टू 40, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ 2x + y लेस देन इक्वल्स टू 40, 2x + y लेस देन इक्वल्स टू 40, यहाँ भी है, यहाँ पर नहीं है, तो ये ऑप्शन भी खत्म, ये ऑप्शन भी खत्म। पहले 2 पे आएंगे, यहाँ पर 8/5, 8/5 और या 40, तो ये ऐसे बनेगा 8/5x, 8/5y लेस देन इक्वल्स टू 40। 8 कॉमन निकाल दोगे यहाँ से, तो यहाँ रह जाएगा 5, 5 को एलसीएम लेके वहाँ लेके जाओगे तो x + y लेस देन इक्वल्स टू 25, तो x + y लेस देन इक्वल्स टू 25 और x0 y0 ये तो होते ही हैं, ऑप्शन बन गया इसमें आपका ए। तो ये आपके पास कंस्ट्रेंट आ गई। उसके बाद हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा इसके कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट हमें निकालने पड़ेंगे इसके, तो उसके लिए हम इक्वेशंस पे जाएंगे। इक्वेशन पहली आपके पास थी x + 2y इक्वल्स टू 40, पर यहाँ पर लिख लेते हैं, बार बार पलटना पड़ेगा। दूसरी थी 2x + y इक्वल्स टू 40, तीसरा था x + y इक्वल्स टू 25, यही थी, चेक कर लेते हैं एक बार। 2x + y इक्वल्स टू 40 और x + y इक्वल्स टू 25, ठीक है। अब इनका बनाओ आप ग्राफ। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, इसके 5 पार्ट होंगे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है कि थोड़ा लेंथी भी हो रहा है।
एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 20 इधर आ जाएगा, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 40, इसकी लाइन गई ऐसे, एक्स की वैल्यू 0 करेंगे वाई 40 आ जाएगा, वाई 40 एक्स 20, इसकी लाइन ये आ गई हमारे पास, एक्स 0 वाई 25, वाई 0 एक्स 25, इसकी लाइन हमारी इस तरीके से आएगी। तो अब कॉर्नर पॉइंट आपके पास देखो, सब में जितने भी इक्वेशन थी यहाँ पर सभी में लेस देन का साइन था, सभी में लेस का साइन था, तो जो इसका शेडिड पोर्शन है वो बनेगा टूवर्ड्स ओरिजिन, मतलब ये बनेगा। तो कॉर्नर पॉइंट एक तो ये आ गया 0 0, एक 20 0, एक 0 20, तो 0 0 20 0 0 20 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी है और इसमें नहीं है, तो मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं बनेगा और ये वाला भी हमारा नहीं बनेगा। कॉर्नर पॉइंट आपको क्योंकि सारे बताने, ठीक है। अब इसमें से देखो कि आपके पास बाकी के तीन कॉर्नर पॉइंट है, एक तो ये रह गया और एक ये रह गया, तीन तो हो ही गए हमारे, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये हो गया, ये दो यहाँ रह गए और ये दो यहाँ पर रह गए। तो इसमें 10 15 कॉमन आ रहा है, 10 15 भी होगा ही होगा, तो एक्स की वैल्यू 10, वाई की वैल्यू 15, वो मेरे ख्याल इधर आएगी, एक्स की वैल्यू 10, वाई की 15 इधर आएगी। तो अब रहेगा ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमारा किस किस से बना था, ये हमारे पास जो लाइन आई थी ये थी सेकंड वाली लाइन, और ये वाली जो लाइन है ये थर्ड लाइन। तो सेकंड और थर्ड को आप सॉल्व कर लो, बस सारी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे ऑप्शन का यूज करना, उससे आपको काफी कुछ आइडिया मिल ही जाएगा। अब सेकंड और थर्ड को अगर हम सॉल्व करें, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस एक्स एक्स आ गया, और 40 माइनस 25 15 आ गया। एक्स की वैल्यू अगर 15 करेंगे तो वाई 10 आ जाएगा, तो ये आ गया 15 और 10। तो कॉर्नर पॉइंट हमारा ये वाला बनेगा 15 10, यानी इसमें ऑप्शन बनेगा ये। अब इसके हिसाब से आपको हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ ईच फूड शुड बी यूज टू मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ आयरन। अब यह जो आयरन था ना वो बनेगा आपका जेड। आयरन हमारा क्या बना था, आयरन हमारा क्या बना था, आयरन की इक्वेशन बनती x प्लस 3/2 वाई, जेड बना बनेगा x प्लस 3/2 वाई। कॉर्नर पॉइंट आपके पास एक तो 0 0 है, एक 0 20 है, एक 20 0 है, एक 10 15 है और एक 15 10 है। ये कॉर्नर पॉइंट हो गए। अब इनको आप पुट करो, यहाँ से पता लगेगा कि आपको मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी। तो 0 से तो 0 ही मिलनी है, यहाँ पर करोगे तो 20 को 2 से डिवाइड करेंगे, 10 10 3 जा 30, यहाँ पर आ जाएगा 20 ये हो गया और 5 3 जा 15, तो 20 और 15 35, यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा 45, 45 बटे 2 यानी 22, तो 10 और 22 यानी 32.5। यहाँ पर ये 15 आ गया, इसको काटेंगे 5 5 से 15 15 30, तो मैक्सिमम आएगा इसमें 35। मैक्सिमम 35 आ रहा है, तो 20 और 10, तो 20 और 10 तो ऑप्शन में ओनली 20 पैकेट ऑफ वाई, ऐसा तो नहीं आ रहा। 20 और 10 तो हमारा ऑप्शन, 20 और 10 तो कोई था ही नहीं कॉर्नर पॉइंट भाई, जीरो था ये, तो 20 जीरो पुट करेंगे तो खाली यहाँ पर 20 आएगा। तो मैक्सिमम आ रहा है 10 और 15, तो मैक्सिमम 10, वाई की वैल्यू 15, 10 पैकेट ऑफ एक्स, 10 पैकेट ऑफ एक्स 15 पैकेट ऑफ वाई, इस पर आ रही है आपकी मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद आपके पास कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयरन। मैक्सिमम अमाउंट हमारा निकला 32.5, तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा 4। और अब जो फिजिबल रीजन है आपका वो आएगा कनकेव, कन्वेक्स, अनबाउंड और नॉट एग्जिस्ट। इसमें आएगा कन्वेक्स। कन्वेक्स मतलब जो जब बाउंड हो जाता है वो चारों तरफ से, ठीक है। हमारे पास जो शेडिड रीजन है उसमें शेडिड शेडिड बता रहा हूँ, ये शेडिड आ गया आपके पास, तो ये चारों तरफ से बाउंड हो रहा है, बाउंड हो रहा है मतलब ये बनेगा आपका कन्वेक्स, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा। और इसी क्वेश्चन के साथ ही जो हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स 30 अगस्त स्लॉट 1 इसका भी जो पेपर है वो हमने कंप्लीट कर लिया है।
आई होप आपको इसके क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे किस तरीके से करने, और थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि जो प्रीवियस ईयर का एग्जाम होता है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और पेपर के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।